ठीक है ना। ये है आपका 1 नंबर। सीधे रूट सात का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको पुट कर देना है। ठीक है ना। चलिए, 2 में कहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरे बेच देता है, फिर भी उसके पास 380 संतरे बच जाते हैं। आरंभ में उसके पास कितने थे? एक बात बताइए, कोई भी आदमी जो 60% बेच देगा उसके पास बचा कितना रहेगा? 100 में से 60 घटा दीजिए, यानी 40%। नहीं, यही 40% कितना है? आपसे पूछा है कि आरंभ में कितना थे। 100% निकाल दीजिए। 380 बटा 40 गुना 100, 4 से ये हो जाएगा 25, 25 अठे 200 के 0 हाथ में 20, 25 किया 75 और 20 95। मतलब आरंभ में उसके पास कितने थे? इसके बाद है आपका 3 नंबर। 3 में आपको कहा है कि सुहास 104 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा करते हुए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी को 7 घंटे में तय कर सकता है। उसने शुरुआती 4 घंटा के दौरान 118 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा की। यदि वह यात्रा को शुरू होने के समय से कुल 8 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहता है, तो शेष यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आप यात्रा की दूरी निकाल दीजिए। 104 किलोमीटर प्रति घंटा की चलते हुए वो 7 घंटा में पहुंच सकता है, यानी यात्रा की दूरी कितनी है? 104 गुने 7। ठीक है ना। यानी 7 चौक 28 और 7 एकम 7। उसको जाना है टोटल 728 किलोमीटर। याद रखिएगा, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। कोई दिक्कत? इसके बाद है आपका, उसने शुरुआती 4 घंटा में 118 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला, तो 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? चार गुने 118 यानी 18 चौक 72, 472 किलोमीटर। देखिए, जाना था 728 किलोमीटर, जिसमें वो 472 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। उसके पास अब शेष दूरी कितनी है? 728 में से 472 को घटा दीजिए। कितना? 256 किलोमीटर इसको और जाना है। कोई दिक्कत? आपको कहा है कि वह टोटल दूरी 8 घंटा में तय करना चाहता है। ठीक है, टोटल दूरी 8 घंटा में तय करना चाहता है, तो 4 घंटा तो निकल चुका है। शेष समय कितना है? 4 घंटा। तो बोलू चाल कितनी होगी? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या? 256 बटा 4, 4 छक 24 और 4 चौका 16, यानी शेष के लिए उसकी चाल क्या हो जाएगी? 64 किलोमीटर प्रति घंटा। डोमेन रेंज। साइन थीटा का वैल्यू 1 से -1 तक आता है। ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज यानी परिसर। लेकिन यह वैल्यू किस पर आता है, ये जो डालते हैं उसी को कहते हैं डोमेन। बात समझ गए? मतलब डोमेन का वैल्यू हम लोग यहां डालते हैं तो रेंज निकलता है। तो साइन का वैल्यू हम लोग कितना डालते हैं? 0, 1, 2, 3, इस तरह से जहां तक मन करेगा वहां तक डालेंगे। लेकिन साथ में देखिए -1 वाला भी डलाता है। कहते हैं ना कि साइन -360 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? कहते हैं साइन -360 डिग्री का, तो यही -360 जो वैल्यू लिए यही क्या है? डोमेन है।
कहने का अर्थ है कि इसको हम लोग कहां से कहां तक ले सकते हैं, यानी पूरा रियल नंबर ले सकते हैं। प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट मतलब क्या, पूरा रियल नंबर। बात समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर। कोई दिक्कत? अगर यही पूछता कि रेंज क्या होता है, -1 से +1। देखिए 10 में कहा है कि रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटों में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी चाल को एक 1/9 हिस्से को कमी कर ले तो वह उतनी ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखिए 1/15वां हिस्सा का कमी कर ले, चाल में जो है 1/15वां हिस्सा को कमी कर ले, यही ना कहा है। कहने का अर्थ है कि अगर उसका चाल 15 है तो एक कमी कर ले, नहीं तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, अगर पहले 14 15 है तो कमी करने के बाद कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये किसका अनुपात हो जाएगा, चाल का। किसका अनुपात, चाल का। ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जो अनुपात चाल का होता है वही अनुपात दूरी का होता है। नहीं, कहने का अर्थ है कि अगर वह पहले 15 दूरी चल पाता तो अब मतलब कमी कितने का, यहां पर हमको कहा है 10 किलोमीटर की दूरी कम चलेगा कितना देर में, 30 घंटा में। कितना देर में, 30 घंटा में वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है, कम तय करेगा। यानी एक बराबर यहां से आपका हो जाएगा कितना, 10 किलोमीटर। पहले ही वाला निकाल दीजिए तो 15 बराबर कितना, मतलब पहले जो है 150 किलोमीटर की दूरी वो चल रहा था 30 घंटा में। कोई दिक्कत? आपसे पूछा क्या है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। 150 किलोमीटर की दूरी जो 30 घंटा में चलेगा उसका चाल क्या होगा, 150 बटा 30 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? पाई चार्ट याद है किसको कहा जाता है, जो वृत्त पर ऐसे ऐसे काट के बनाया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इसका टोटल जो मेजरमेंट होता है वो 360 डिग्री होता है। आपसे कह रहा है इसमें किसी एक खंड का मेजरमेंट जो है 135 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है कि यह आरेख के कितने भाग को प्रदर्शित करेगा, 360 रहता तो पूरा प्रदर्शित करता, तो ये है 135 तो कितना करेगा, 135 बटा 200 360, 5 से हो जाएगा 27, 5 से हो जाएगा 72, 9 तिया 9 अठे, यानी ये कितने भाग को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बैठा सकते हैं, 360 डिग्री बराबर एगो, 135 डिग्री बराबर कितना, पहले 1 डिग्री का मान निकाल दीजिए। 1 डिग्री बराबर कितना, 1/360, तो 135 डिग्री बराबर कितना, 1/360 गुने 135। देखिए यही चीज आ जाएगा। ऐसे भी रेशियो आप लोग जानते हैं कि जिसका निकालना है उसको ऊपर और कुल नीचे निकाल लीजिए। sin x माइनस
5 cos x बराबर 2√6 cos x। तो हमको वैल्यू निकालना है cot x का, इसको उन्हें भेज दीजिए। तो sin x बराबर 2√6 cos x प्लस 5 cos x, यानी इसमें से cos x कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं हो सकता है, ये रूट में है, ये बिना रूट वाला है, कभी एक साथ नहीं होगा। ठीक है, 2√6 प्लस 5। देखिए cot x बराबर होता है cos x बाई, तो तिरछा गुना करके इसको इसके नीचे भेज दीजिए, इसको इन्हें भेज दीजिए, यानी cot x बराबर हो जाएगा 1/2√6 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 6 24, यानी इसको जो है 5 माइनस 2√6 से रेशनलाइज कर दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, रेशनलाइज करने में बड़ा में से छोटा घटाया जाता है। स्क्वायर करके देख लीजिएगा कौन बड़ा है, जब रूट में हो तो नीचे का आ जाएगा 1, ऊपर हो गया आपका 5 माइनस 2√6 आंसर। देखिए 20 के बाद है 26 नंबर, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर इतना है और थीटा प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन थीटा बराबर 4/5 है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। इसका मतलब है कि ये किसमें होगा, प्लस वैल्यू है तो सेकंड में होगा। का है, इसमें ऑल होता है पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव, इसमें cos पॉजिटिव। ठीक है ना? हाँ, दोनों का उल्टा होगा साथ में। ठीक है ना? तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो ऊपर हो गया आपका ये लंब और नीचे हो गया ये कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा? 3 4 5 का आप लोग ट्रिपलेट जानते हैं। आधार हो जाएगा इसका 3 होगा। आपसे पूछ रहा है cos थीटा, तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, यानी 3/5। लेकिन थीटा कहाँ है? यहाँ पर। तो इसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी कोई भी रहेगा तो नेगेटिव होगा। तो ये cos है तो क्या होगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा -3/5। सब का उल्टा भी होता है। ठीक है ना, हम उल्टा नहीं लिखे हैं, बेसिक वाला में आप लोग को बता ही देते हैं, इसीलिए इसमें सब कोई पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, इसमें जो है साइन और कॉसेक प्लस में होगा, अब बाकी कोई भी आएगा तो वो माइनस में होगा। इसमें tan और cot प्लस में होगा, बाकी कोई आएगा तो इसमें cos और sec प्लस में होगा, बाकी कोई आएगा तो नेगेटिव होगा। आपसे कहा है कि साइन थीटा बराबर 4/5 है, जबकि थीटा प्रथम क्वाड्रेंट में नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है ना? तो पहला क्वाड्रेंट में नहीं है, फिर भी इसका वैल्यू प्लस में है। नहीं, इसका मतलब थीटा कहाँ है? इसमें है, क्या कि इसमें साइन और कॉसेक प्लस में होगा, बाकी सब कोई नेगेटिव होगा। कहने का अर्थ है कि थीटा हमारा कहाँ है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। किसमें है? सेकेंड में। अब हम लोग सीधे 4/5 का वैल्यू लेकर के कॉस का मान निकाल देंगे, तो 3/5 आ जाएगा। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब कोई नेगेटिव होगा। तो ये क्या है? कॉस है, इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा।
जिसका दिया है उसका पहले देख लेना है कि थीटा कहाँ है। हाँ, उसके बाद जो जा रहा है उसको देखेंगे। हो गया। 26 के बाद है आपका 28 नंबर। कंवर ने इतना रुपए में 18 खिलौने बेचे जिसमें से 4 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। प्रत्येक खिलौनों का क्रय मूल्य कितना है? मिटा दे इसको। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, हानि बराबर क्या आता है? सीपी माइनस एसपी। आपको कहा है कि 18 गो खिलौना बेचा है जिसमें 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। हानि कितना है? 4 गो के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 4 सीपी। अब कब हुआ है? जब 18 गो वो बेचा है, यानी 18 सीपी माइनस 18 एसपी। कोई दिक्कत? 18 गो बेचा है तो 18 गो खरीदा होगा तब ना 18 गो बेचा है। तो हानि दिया हुआ है 4 गो के क्रय मूल्य के बराबर, तो हानि हो गया हमारा 4 गो सीपी क्रय मूल्य के बराबर है। बेचा कितना है? 18 गो, तो 18 गो खरीदा तब 18 गो बेचा। ठीक है, अब एक तरफ सीपी कर दीजिए और एक तरफ एसपी कर दीजिए, तो 18 एसपी बराबर हो जाएगा आपका 14। कोई दिक्कत? अच्छा, आपको कहा है कि 18 गो को वो बेचा है 980 रुपया में, है ना। 18 गो को वो बेचा कितना में है? इसका मतलब कि 14 गो को खरीदा भी है वो 980 रुपया में। ताकि 18 गो का जितना विक्रय मूल्य है उतना ही 14 गो का। 18 गो को बेचा है वो 980 में, यानी 14 गो को खरीदा है 900। तो एक गो को कितना में खरीदा? 980 बटा 14,97, मतलब एक गो को कितना में खरीदा? आपसे यही पूछ रहा है कि एक गो का क्रय मूल्य क्या था, क्या था। कोई दिक्कत? इसके बाद है आपका 28 नंबर। 28 हो गया। 28 के बाद है 31। 6 वर्ष का औसत। 60, 50, 35, सॉरी 40 है। 40, 50, 35, 45, 55, 30। अब बटा 6 कर दीजिएगा, औसत निकल जाएगा। अब जोड़िए तो इसको कितना आया है? ये 100 हो जाएगा, आई 90 हो जाएगा, 190, 30, 220, ये हो गया 255 बटा 6, यानी 6 चौका 24 के 4, हाथ में 1, 15, 6 दूना 12, 3 30, 6 पचे 30, मतलब औसत कितना है? 42.5। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। वर्ष 4 के दौरान हुई वार्षिक बिक्री, तो वर्ष 4 के दौरान वार्षिक वृद्धि कितना है? 45। और 6 वर्षों के औसत बिक्री के निरपेक्ष अंतर। कहने का अर्थ है कि 45 में से इस 42.5 का अंतर निकालिए। 2.5 अंतर आ गया। अब आपको कहा है किस वर्ष में इतना ही अंतर है। ठीक है, 42.5 है और 45 है। वर्ष पहला वर्ष अंतर 40 है। पहला वर्ष का उत्पादन 40 है।
औसत 42.5 है, तो इसका भी अंतर कितना आएगा? 42.5 माइनस 40 2.5, बराबर नहीं आ गया? यही कहना था कि इसके बराबर कौन है, तो पहला वर्ग। देखिए एक का जो है हमको उत्पादन कितना है 5000 पीस, और परिवहन पर खर्च दे दिया है 36,000। परिवहन वाला का प्रतिशत कितना है 9, यानी 9% बराबर है 36,000। तो 100% कितना हो जाएगा 4000 गुने 100, ये हमारा टोटल हो गया। आपसे कहा है तो उत्पादन X के 1 इकाई का विक्रय मूल्य कितना रखना होगा ताकि उत्पाद पर 25% का लाभ हो सके। ये तो इसका हो गया लागत। अब चाहिए 25% का लाभ, यानी कै % पर बेचेगा और कै पीस बेचेगा 5000। नहीं समझे? ये इतना इसकी लागत हो गई, और 25% के लाभ पर उसको कै रुपया में बेचना होगा, गुने 125/100। तो ये 5000 उत्पादन किया है इतना में, हमसे एक पीस का पूछा है, तो एक पीस का ये 5000 का विक्रय मूल्य इतना है, तो एक पीस का कितना होगा 5000 से इसको भाग कर दीजिए। कोई दिक्कत? 3 और 2 5 से ये 5 को काट दीजिए, अब 5 से इसको कर दीजिए 25, यानी 25 चौका 100 रुपए पर पीस वो बेचेगा तो उसको फायदा हो जाएगा उस चीज का।